हेलो, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल और अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद अहमद काज़मी, लेकर आया हूं आपके लिए खास फ्राइडे का प्रोग्राम साउथ एशिया पर नजर सैयद अली मुश्तबा के साथ। सैयद अली मुश्तबा साहब सीनियर जर्नलिस्ट हैं, चेन्नई में रहते हैं, साउथ एशिया पर खास नजर रखते हैं। हमारे इस कार्यक्रम के लिए पूरे हफ्ते वहां की खास खास खबरों पर नजर रखकर अपनी बात कहते हैं, बहुत ही बेबाक अंदाज में एनालाइज करते हैं। ये प्रोग्राम खास तौर पे हमने इसलिए भी रखा हुआ है कि अक्सर हम मिडिल ईस्ट की कवरेज ज्यादा करते हैं, इंटरनेशनल अफेयर्स, बाकी दूसरे मुल्कों की, लेकिन हमारे पड़ोस में क्या कुछ हो रहा है उसकी भी खबर रखनी चाहिए। मेरा अपना समझना यह है कि इंटरनेशनल अफेयर्स को अगर अच्छे से समझें तो ये बहुत आसान हो जाता है। हमारे देश में जो कुछ हो रहा है वो कहीं ना कहीं दुनिया के और वाकयात से मुतासिर होता है, कनेक्टेड होता है। आज जो सैयद अली मुश्तबा साहब के साथ बात हम करेंगे वो अफगानिस्तान में तालिबान सरकार एक नई पहल लेकर के चल रही है। उन्होंने भारत जो आए हुए, वहां से डिस्प्लेस्ड हुए, दूसरे मुल्कों में जाने वाले हिंदुओं और सिखों को जो अफगान हैं उनको वापस बुलाने के लिए वेलकम किया है। उन्होंने कहा है कि काबुल में जो बाजार था, वो रौनक, वो काम, जो कुछ वो करते थे वो वापस आकर के करें और हम उनको वेलकम करेंगे। ये एक बड़ी खबर है ऐसे वक्त में जब भारत में एनआरसी के जरिए भारत की नागरिकता दिए जाने की बात भारतीय जनता पार्टी ने की है, जिसमें अफगानिस्तान, पाकिस्तान और बांग्लादेश की जो माइनॉरिटीज हैं, खासतौर पर हिंदू, उनको ये सिटीजनशिप दे रहे हैं। ऐसे वक्त में तालिबान का ये ऐलान बहुत ही अहम है। मैं खुद 1996 में, 1986 में अफगानिस्तान जा चुका हूं और वहां सिखों की अच्छी खासी आबादी होती थी काबुल में और बहुत ही इज्जत की नजर से उन्हें देखा जाता था। अब कितने रह गए मुझे नहीं मालूम, लेकिन ये एक बड़ी खबर है। इसके अलावा जो तालिबान की दोहा में ऑफिस है, वो भी बहुत काम कर रही है इंटरनेशनल लेवल पर ताल्लुकात बढ़ाने की। उस पर हम तफसील से बात करेंगे सैयद अली मुश्तबा साहब के साथ। उसके बाद पाकिस्तान की कुछ अहम खबरें हैं, उस पर हम बात करेंगे। और अमेरिका और भारत के बीच में, यानी भारत और पाकिस्तान के कुछ मामलात में अमेरिका का कोई अहम कमेंट आया है, उसे भी हम देखेंगे। और पाकिस्तान की सियासी हलचल पर भी हम नजर रखेंगे। आखिर तक इस प्रोग्राम को जरूर देखिएगा और आखिर में बताइएगा कि आपको ये प्रोग्राम कैसा लगा। हर फ्राइडे को ये प्रोग्राम आपके सामने आता है और हमारी पूरी कोशिश होती है कि हमारे दर्शक अपने पड़ोसी मुल्कों पर भी नजर रखें और ये समझें कि हमारे आसपास क्या कुछ हो रहा है। सैयद अली मुश्तबा साहब, वेलकम है आपका। मीडिया स्टार वर्ल्ड को आप वक्त दे देते हैं, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। आप बताइए कि अफगानिस्तान, तालिबान की सरकार, अब से पहले कुछ खबरें आई थी कि उन्होंने महंगाई पर कंट्रोल करने की कोशिश की है और सिक्योरिटी बेहतर की है। अब ये क्या कुछ खबर आ रही है, ये तालिबान दुनिया के सामने अपनी इमेज बेहतर करने की भी कोशिश कर रहे हैं? कहां अटकी हुई है बात, ये हम समझेंगे आखिर में। पहले आप बताइए कि अब तालिबान क्या कुछ कर रहे हैं। जी काज़मी साहब, पहले बहुत बहुत शुक्रिया आपका। उसके बाद मेरे सामीन को मेरा आदाब, सत्य श्री अकाल और अस्सलाम वालेकुम। आज हम लोग अपने चर्चा का आगाज काबुल से कर रहे हैं और अफगानिस्तान में जो उनके स्पोक्समैन हैं ज़बीहुल्लाह मुजाहिद, उनके हवाले से बात कर रहे हैं। उन्होंने एक बहुत बड़ा मतलब एक स्टेटमेंट प्रेस को दिया है और वो उसका डायरेक्ट जो जो कनेक्शन है वो इंडिया से है और भारत से है। उन्होंने ये कहा है कि जो पहले रिजीम में, मतलब ये है कि अभी तालिबान की पहली रिजीम थी और उससे पहले मतलब अफगान जिहाद था और ये सब कुछ था, तो ये जो पूरा टर्मोइल अफगानिस्तान में चल रहा था, इसमें वहाँ के जो माइनॉरिटी हैं, खासकर सिख और हिंदू, वो वहाँ से भाग गए और दुनिया की अलग अलग जगहों में जो है उन्होंने पनाह ले लिया। उसमें बहुत से लोग भारत भी आ गए और बहुत से कनाडा में हैं और बहुत से जो है वो अमेरिका में हैं और न्यूजीलैंड वगैरह में हैं। तो उनको उन्होंने दावत दी है कि आप आ जाइए और यहाँ आकर के हम आपकी मुआवजत का जिम्मा देते हैं और आपकी जो भी प्रॉपर्टी थी पहले, जिसको यहाँ के वॉरलॉर्ड ने और यहाँ के जो जो अनसोशल एलिमेंट है उन्होंने कब्जा कर लिया जबरदस्ती और मारपीट के आपको भगा दिया है, तो हम आपकी मुआवजत का जिम्मा लेते हैं और वो प्रॉपर्टी हम आपको वापस करने के लिए हम वचनबद्ध हैं।
ये उनका एक बड़ा स्टेटमेंट है जो कि भारत के लिए के हवाले से, क्योंकि यहाँ बहुत से शरणार्थी आ चुके हैं और उन्हीं के लिए जो है वो सीए जो है वो उन्हीं के लिए बना था, जो हमारे मोदी साहब बड़े मतलब फख्र से ले आ रहे थे। और उन्होंने इशारा तो नहीं कहा कि अब सीए के जाल में मत फंसिए, अब आ जाइए अपने घर में। ये तो उन्होंने नहीं कहा था, लेकिन हम और आप तो कह ही सकते हैं कि आप, मोदी साहब ने तो सीए आपके लिए लगाया था, मैं तो आप ही को बुला रहा हूँ वापस। और उसमें उन्होंने ये भी कहा मुजाहिद साहब ने, जबीउल्लाह मुजाहिद साहब ने, कि 1980 से पहले काबुल की रौनक जो है वो सिखों और हिंदुओं के ही वजह से थी, क्योंकि जितनी भी दुकानें काबुल में थी वो सब सिख और हिंदुओं ही चला रहे थे। वो कह रहे थे कि पठान को तो लड़ना आता है, वो तो दुकानदारी कर नहीं सकते हैं, तो उनकी एक जगह तो वो नहीं पड़े। ये एक मजाक की बात कर रहा हूं, लेकिन ये हकीकत है कि पूरा जो काबुल शहर था उसमें जितने भी बिजनेस एस्टेब्लिशमेंट थे वो सब सिखों के हाथ में थे, और वो जमाने कदीम से थे। वो ऐसे नहीं कि अभी आजकल में वो गए थे। मैं कहने के लिए एक एनालिसिस ये भी बता दूं आपको, जो आपके सामाइन को बहुत लगता हुआ समझ में आएगा, कि ये जो सिख है ये पठान है, ये अफगान है, ये वही तालिबान है। एक भाई जो है वो तालिबान बन गया, दूसरा भाई जो है वो उसने पगड़ी डाल ली है। तो ये हकीकत है। अगर आप हिस्ट्री में पढ़े तो एक पूरा जो सिखों का था उसने इस्लाम कबूल नहीं किया, और उसने कहा कि हम जो है अपनी डगर में चलेंगे, और फिर वो बाद में जाके सिख हो गया। तो ये वही लोग हैं। तो जो अगर आप उनका डीएनए देखें आप, और सिख की जो है कद कामत देखें आप, तो वो क्या हिंदुस्तानी लगते हैं आपको? बिल्कुल पठान जैसे, बिल्कुल बिल्कुल। वो मैं तो खुद बिल्कुल पठान है। मैं बता रहा हूँ, मैं आपको मैं बता रहा हूँ तो 1986 में जब वहां पर सोवियत फौजें वहां पर थी, तो मैं काबुल गया था और अपने एक दोस्त के घर पर 2-3 दिन रहा था, 3-4 दिन। और उस वक्त मैंने देखा कि वहां पर खासतौर पर ऑटोमोबाइल जो मार्केट थी उसमें सिख थे। इसके अलावा जो बाजारों में कपड़े की दुकानें वगैरह हिंदुओं और सिखों के हाथों में थी। ये मैंने खुद अपनी आंखों से देखा। जी, आप अपनी बात जारी रखें। नहीं, यही बात मैं आपसे कह रहा था। ये जो ऑटोमोबाइल की बात कर रहे हैं, तो प्री पार्टीशन इंडिया में चेन्नई में भी जो है ये सिख के हाथ में, और आज भी सिख के हाथ में जो है पूरा ऑटोमोबाइल है। और इनकी कहानी अभी नहीं है पोस्ट पार्टीशन और पोस्ट, ये प्री मतलब अंग्रेजों के टाइम में यहाँ से जमे हुए थे, मतलब तमिलनाडु में, या यहाँ मतलब कहने का मतलब है कि चेन्नई में। तो वो तो अफगानिस्तान तक पहुंचे हुए थे और काबुल तक पहुंचे हुए थे। और उनका तो ये कहना है कि हम कहाँ जाएंगे, हम तो यही है, हम थोड़े हिंदुस्तान से आए हैं। वो तो अभी कुछ सालों में इन लोगों की जो हालत हो गई थी, और वो वहां से शहर बदर हो गए थे या मुल्क बदर हो गए थे, वो तो वहां के जो हालात है, अफगानिस्तान, जिहाद, और फिर अमेरिका और सोवियत यूनियन और फिर तालिबान, और ये तो ये बड़ी खबर है जिसपे इंडिया के एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्ट्री ने शुक्रिया भी कहा है। ये भी मैंने कहीं देखा है कि हम बहुत बहुत शुक्रगुजार हैं आपके कि आपने इतना बड़ा कदम लिया, क्योंकि ये डायरेक्टली इससे मतलब हिंदुओं को और सिखों को ये होगा। और मैं एक चीज और बता दूं कि मैं किसी अफगान से मिला था बहुत पहले, मतलब सिख से मिला था जो अफगानिस्तान में था बहुत जमाने तक, अब वो दिल्ली में आ गया था। तो उसने कहा था कि जब वो किंग जहीर शाह का हुकूमत थी, जब अफगानिस्तान में किंग जहीर शाह की हुकूमत चल रही थी, तो उस टाइम बहुत चैन था, बहुत अमन था, और सिख और जो हिंदू लोग थे वहां पे वो बहुत चैन से अपनी जिंदगी बसर कर रहे थे, अपना बिजनेस कर रहे थे और सारे कुछ कर रहे थे। तो ये बहुत बड़ा खबर है, मतलब हिंदुस्तान के हवाले से, खासकर सिखों के हवाले से और हिंदुओं के हवाले से, जिनका पहले कनेक्शन अफगानिस्तान से था। जी मुस्तफा साहब, ये तालिबान की एक ऑफिस बनी थी उस जमाने में जब अशरफ गनी वगैरह की सरकार होती थी दोहा में। और दोहा एक ऐसा मरकज है जो अमेरिका की मर्जी से बहुत से वहां काम होते हैं, तो अमेरिका की मर्जी से ही वो ऑफिस खुला था, मुझे अच्छी तरह से याद है। और उस वक्त ये थोड़ा सा टकराव था कि सब दोहा में अफगान एम्बेसी किसको समझा जाए, सरकार के नुमाइंदे को या तालिबान के नुमाइंदे को, ये एक अपने आप में एक सवाल था उस वक्त। तो अभी और आपको याद है कि इस हुकूमत की तब्दीली, सडन तब्दीली जो 15 अगस्त 2019 को हुई, उससे पहले वहीं पर अमेरिका और तालिबान की मुलाकातें भी होती थी।
ये मैं इसलिए याद दिला रहा हूं कि ये बैकग्राउंड है। अब उस ऑफिस के जो जिम्मेदार हैं सुल्तान शाहीन, उन्होंने कहा है कि शाहीन, मैं अगर शायद सही नाम ले रहा हूं, तो उन्होंने, जो स्पोक्स पर्सन है, उन्होंने कहा कि हम दुनिया के सामने अफगानिस्तान की इमेज बनाने, करेंसी छपवाने और दूसरे बहुत से काम हम यहीं से कर रहे हैं। क्या कुछ है वो, उसके बारे में थोड़ा सा बताइए। जी, मैं आपको जरा सा करेक्ट कर देता हूँ। ये जो जो ऑफिस दोहा में है, कतर में, ये 2013 में खुला था और ये जो है अमेरिका के कहने पे खुला था, क्योंकि अमेरिका जो है वो अफगानिस्तान में इंटरेस्ट था और वो तालिबान से बात काबुल में नहीं करना चाह रहा था या अफगानिस्तान के सवाल में नहीं करना चाह रहा था, एक थर्ड जगह पे करना चाह रहा था। तो इसलिए ये दोहा का ऑफिस खुली और वहां पे आपने जैसे पहले बताया कि वो कई राउंड, साल में 2 राउंड 3 राउंड की, किसी को मालूम भी नहीं है कि कितने राउंड चलते थे। ये तालिबान के लोग जाते थे और वहां उनसे बात करते थे, वो अमेरिकन। और ज़ल्मे खाद साहब जो हैं वो अमेरिका के रिप्रेजेंटेटिव हैं, वो एक्चुअली अफगान है, पठान है, वो अमेरिकन हो गए। मैं उनसे मिल चुका हूँ। जी, वो जल्मे खलीलजाद, एक जमाने में अमेरिका उनको प्रेसिडेंट बना करके भेजने की तैयारी कर रहा था, जिसको वहां के लोगों ने इनकार कर दिया अमेरिकन सिटीजनशिप के साथ। तो जी, आप अपनी बात जारी रखें। नहीं, मैं आपको हवाला दे रहा था कि उनसे मेरी मुलाकात हो चुकी है जेएनयू में। वो आए थे हमको टॉक देने, हम लोगों को, मतलब मैं स्टूडेंट था, तालिब इल्म था। तो वो जो है अपना, उन्होंने मतलब अपनी बात अफगानिस्तान की, उस जमाने की जो बात थी वो कही थी। वो क्या क्या कहा था वो तो मुझे अब याद नहीं है, लेकिन मैं उनको बजरसा आमने सामने देखा था। वो लंबे 6 फीट 2-3 इंच के जवान थे, जवान नहीं मतलब एक सीनियर आदमी थे और अमेरिकन लगते थे, बिल्कुल गोरे चिट्टे एकदम। उसमें अगर एक अमेरिकन को खड़ा कर दीजिए और ये खड़ा कर, इनको खड़ा कर दीजिए, तो ये अफगान तो कहीं से लगते ही नहीं थे मुझे। वो born and brought up in America, but he is from Afghan origin। तो उनकी जो है बातें हुई थी तालिबान से और तालिबान जो है उनसे बात करता था और अमेरिका ने उनको रिप्रेजेंटेटिव बनाया हुआ था अमेरिका का। तो ये ऑफिस जो है, हम लोग ऑफिस की बात कर रहे हैं, ये तब से चल रहा है 2013 से। अभी सुल्तान शाहीन जो है वो, आपने सही कहा, ये तालिबान के स्पोक्स पर्सन है कतर में, दोहा में, और ये इंटरनेशनल अफेयर्स को देखते हैं अफगानिस्तान के। और इनका ये कहना है कि ये ऑफिस हमारा जो है ये इकोनॉमिक इन्वेस्टमेंट के लिए और जो सारी दुनिया से कनेक्शन के लिए, ग्लोबल जो लोग हमसे मिलना चाहते हैं, वो अफगानिस्तान या काबुल नहीं जाना चाहते हैं, तो वो यहाँ आते हैं कतर में, दोहा में, और हमसे बात करते हैं। तो ये ऑफिस जो है वो एक समझ लीजिए पीआरओ ऑफिस है, तालिबान का पीआरओ ऑफिस है। और हम तालिबान की जो गुड इमेज बनाना चाहते हैं वो काम हमारा है। तो इसी हवाले से उन्होंने एक स्टेटमेंट जाहिर, मतलब ये क्या था, और ये बात इसलिए आई थी सामने कि अब तो काम खत्म हो गया, तालिबान को उनकी जगह पहुंचा दी गई, नेगोशिएशंस का मामला खत्म हो गया, तो अब दोहा में ये ऑफिस क्यों है, मतलब उसकी क्या जरूरत है, एम्बेसी जो होती है वो अपनी होगी अपनी अब जगह पे। तो उसके ऊपर इन्होंने कहा कि नहीं, अभी इसकी जरूरत इसलिए है कि हमने जो है मतलब वो ग्लोबल, मतलब जो कंट्रीज हैं, ऑडियंस हैं, उनसे हमें मतलब मिलना है, उनसे हमें बातचीत करनी है और तो सारे काम। इससे मुस्तफा साहब, इससे ये जाहिर हो रहा है कि अभी तक जो कसक है दुनिया के मुल्क तालिबान की सरकार को तस्लीम नहीं कर रहे, उसको किसी तरह से तस्लीम कराने की कोशिश है। ये मैं देखिए, मैं चूंकि थोड़ा सा इस नजर से देखता हूं कि ये जो तालिबान का ऑफिस दोहा में है, वो अमेरिका की मर्जी के खिलाफ कोई काम कर रहा होगा, उसका मुझे यकीन है कि ऐसा नहीं हो सकता। आपको क्या लगता है कि क्या ये नूरा कुश्ती है, जिसे जिसे फिक्स मैच कहते हैं? क्या कुछ है तालिबान के और अमेरिका के बीच में? नहीं, इसमें तो कोई शक नहीं है कि ये जो दोहा का ऑफिस खुला हुआ है और जो स्पोक्समैन सुल्तान शाहीन वहाँ बैठे हुए हैं, ये तो तालिबान का भी उनपे मतलब उनसे उनका कनेक्शन है और ज्यादा जो है वो अमेरिका से कनेक्शन है। तो अमेरिका जो है वो डायरेक्ट, मुझे लगता है कि वो काबुल पे उसका उतनी पकड़ नहीं है जितनी कि दोहा के ऑफिस में सुल्तान शाहीन से। तो वो सुल्तान शाहीन को मीडिएटर बना करके अपनी बातें जो हैं वो मनवाना चाहते हैं यहाँ तालिबान से। और जरूरत दोनों को एक दूसरे की है, मतलब तालिबान को भी अमेरिका की जरूरत है, क्योंकि उनके पूरे एसेट फ्रीज किए हुए हैं, उन्होंने पूरे पैसे फ्रीज किए हुए हैं। और अच्छा, मुझे एक चीज याद और आ रही है।
अमेरिका को अफगानिस्तान में और क्या चाहिए जब उनके ड्रोन उड़ते हुए पहुंच करके अलकायदा के लीडर जवाहिरी को मारने का दावा भी कर चुके हैं। इसका मतलब यह है कि वहां अमेरिकी ड्रोन, अमेरिकी एक्सेस है वहां के एयर स्पेस में, और क्या कुछ चाहिए अमेरिका को। ये देखिए बड़ी अजीब बात है, दुनिया के सामने कुछ बताया जाता है, हकीकत कुछ और होती है। ये कहानियां कब तक चलती रहेंगी, सच्चाई लोगों तक क्यों नहीं पहुंच पाती? देखिए, एक चीज जो मैं आपको एज ए एनालिस्ट बता दूं कि अमेरिका जो है ना ही पाकिस्तान को खोना चाहता है ना ही अफगानिस्तान को खोना चाहता है। ये उनके रेड लाइन है। आपने पाकिस्तान में देख लिया कि क्या हशर हुआ इमरान खान का, और अफगानिस्तान में जो तालिबान आई है वो सिर्फ अमेरिका के ही मतलब खुशनुदी की वजह से आई है। तो अब अमेरिका नहीं चाहता कि तालिबान चाइना के पास चला जाए या जो है रशिया के पास चला जाए। और इसी हवाले से अभी बात ही बात में ये मैं बता देता हूं, मैंने कहीं पढ़ा था कि अब रशिया जो है शायद वो पहला कंट्री होगा जो दुनिया में जो तालिबान को रिकॉग्नाइज करने के लिए बैठा हुआ है और तैयार है। और वो ये चाहता है कि अमेरिका को हम प्रीएम्प्ट कर दें और हम जो है यानी अमेरिका और रूस के बीच में एक तरह से कंपटीशन चल रहा है कि कौन पहले रिकॉग्नाइज करे। अच्छा, मैं लोगों को याद दिला दूं जो बात मुश्तबा साहब कह रहे हैं। जब 15 अगस्त में ये तब्दीली आई, एक गोली भी खर्च नहीं हुई और तालिबान में सरकार बदल गई। सुबह सवेरे अशरफ गनी हेलीकॉप्टर में बहुत से डॉलर भर करके उड़ जाते हैं और उसी दिन काबुल में प्रेसिडेंट हाउस में तालिबान के लोग पहुंचकर फोटो खिंचवा करके ये दुनिया को साबित कर देते हैं कि हमारा कब्जा हो गया। तो इससे बेहतर तालमेल हो नहीं सकता, और वो बगैर अमेरिका के हुआ हो ऐसा मुमकिन नहीं है। अब मैं चलता हूं पाकिस्तान की तरफ, आपने पाकिस्तान का भी जिक्र किया। ये क्या है, देखिए अभी जिस किस्म की सरकार वहां बनी है, जिसको इमरान खान इंपोर्टेड सरकार कहते रहे और वो जेल में चले गए, अब क्या हाल है इलेक्शन में। ये जो सरकार बनी है ये जबरदस्ती की जोड़ तोड़ करके बनी सरकार है, और जो पॉपुलर लीडर है वो जेल में है। सबसे ज्यादा पॉपुलर लीडर जेल में है, यानी डेमोक्रेसी जेल में है। मैं तो इस हद तक महसूस करता हूं। अब क्या कुछ है, अपोजिशन क्या कुछ कर रही है वहां? देखिए, मतलब अगर पाकिस्तान की सियासत को आज हम देखेंगे तो मुझसे अगर पूछ लीजिए तो मैं तो ये समझता हूं कि पाकिस्तान के हक में अच्छा हुआ। भले ही डेमोक्रेसी कत्ल हो गई या डेमोक्रेसी को जो है दफन कर दिया गया, इसलिए कि पाकिस्तान का जो सबसे बड़ा मसला है वो है उनकी इकोनॉमी हालत। और यहां तक के आईएमएफ ने जो है शहबाज शरीफ को एक उनका $6 बिलियन जो है वो लोन दे दिया। उसके बाद अभी वो सऊदी प्रिंस के पास गए थे, उन्होंने भी 5 बिलियन दे दिया। लेकिन अभी भी जो है उनके कर्जे और उनकी महंगाई और उनकी जो इकोनॉमिक बुरहान है उससे कोई भी मतलब फुर्सत नहीं मिली है वहां पे। और अभी जो है वो एडीबी बैंक है, एशियन डेवलपमेंट बैंक, जो कि फिलीपीन से रन करती है और वो भी कर्जे देती है आईएमएफ की तरह एशियन कंट्रीज को। उसने एक रिपोर्ट शाया की है और उसने कहा है कि पहले तो पाकिस्तान सबसे महंगा मुल्क होता था साउथ एशिया के अंदर, अब आज के डेट में वो सबसे महंगा मुल्क है पूरे एशिया के अंदर। और वहां की इन्फ्लेशन आज जो है वो 25% है। और ये इन्फ्लेशन अगर कंट्रोल में नहीं आती है तो वहां भी वही हाल होगा जो कि श्रीलंका में है कि रोड पे लोग निकल जाएंगे, प्रेसिडेंट हाउस में आ जाएंगे, मारामारी करेंगे, क्या करेंगे नहीं करेंगे वो कोई नहीं जानता है। लेकिन जो भी हुकूमत अभी है वो हुकूमत को कोई चैन नहीं है। वो पहले तो इकोनॉमिक बुरहान से वो निकल ही नहीं सकते हैं, जो इकोनॉमिक उनकी हालत हो गई है, जो कि उनके प्रीवियस गवर्नमेंट ने किया था और या कि शहबाज शरीफ ने किया था इससे पहले या उससे पहले और जो लोग हैं। तो उनका कहना यह है कि आप जो है कोई भी चाहे इमरान खान आ जाए या किसी के बद के आ जाए कि इनका कोई भी मतलब विकल्प नहीं है कि जब तक वो इकोनॉमिक अपनी कंडीशन को जो है वो अपनी सुधार न ले। अब इसके बरक्स अब पाकिस्तान में क्या हो रहा है कि एक सरकार तो बन गई, वो सरकार जो अभी जैसे भी बनी है जोड़ तोड़ की सरकार है, इंपोर्टेड सरकार है, आर्मी की सरकार है, अमेरिका की सरकार है, आप जो कुछ कह लें वो सारी चीजें मंजूर हैं। लेकिन उसके साथ साथ ये भी है कि उन्होंने डेमोक्रेसी को कत्ल कर दिया है, उसको जो है मतलब वो कर दिया है। तो उनके
उनके मतलब खिलाफ एक 6 पार्टीज का संगठन बन गया है, जिसमें 2 जो है, एक तो पख्तूनख्वा वाले जो रीजनल पार्टी है, एक बलूचिस्तान की रीजनल पार्टी है, जमायत इस्लामी पार्टी है, और इमरान खान की तहरीक इंसाफ पार्टी है, और वो एक और भी पार्टी जो है जिसमें जो है वो मर्ज कर रहे थे मुस्लिम, कुछ सुन्नी मुस्लिम पार्टी करके कुछ है वो। तो ये 6 पार्टियां बनी है, और इन्होंने कहा है कि हम शहबाज शरीफ को चैन से हुक्मरानी करने नहीं देंगे, इनको हम जो है मतलब हटा के रखेंगे, और उनका काम यही है, उन्होंने यही कहा कि हम शहबाज शरीफ के गवर्नमेंट को हटाएंगे, और हर जगह पे जहां भी होगा हम जो है मतलब उनको अपोज करेंगे और ये करेंगे। तो ये पाकिस्तान की सूरत हाल है अभी। तो ये बहरहाल स्टेबिलिटी अभी बहुत दूर लगती है। पिछले दिनों शहबाज शरीफ सऊदी अरब गए थे और वहां से $5 अरब का उन्होंने कर्जा या तोहफा जो भी आप कहें वो लिया है, और वो किसी तरह से जबरदस्ती मुल्क को चलाने की बात कर रहे हैं। असल में एक बहुत ही अहम बात है समझने की, आखिर इन सब मुल्कों में इतनी गुर्बत तेजी से क्यों बढ़ रही है, महंगाई क्यों बढ़ रही है। अगर थोड़ा सा बारीकी से नजर रखें, मुश्तबा साहब शायद मेरी बात पर एग्री करेंगे कि हथियारों का जो कारोबार है, जो अमेरिका और वेस्टर्न कंट्रीज से चलता है, इजराइल से चलता है, वो मुसलसल हथियार बेचते रहते हैं और यहाँ की दौलत को अपनी तरफ सक करते रहते हैं, हजम करते रहते हैं, हड़प करते रहते हैं। उसकी वजह से हमारे आपके जिसे कहते हैं ना, थाली से रोटी उठ जाती है, और हमें पता भी नहीं चलता कि आखिर कहां चला गया। नहीं तो पाकिस्तान के पास भी नेचुरल रिसोर्सेज बहुत हैं, अगर वो उन्हीं के लोगों की भलाई के लिए इस्तेमाल हो तो ये हालत ना हो कि 200 रुपए किलो और 250 रुपए किलो तक आटे की खबरें आए। जी, अब चलते हैं मालदीव की तरफ। मालदीव में क्या कुछ हो रहा है? मालदीव से बड़े खट्टे मीठे तजर्बे, कभी इंडिया आउट, कभी इंडिया दोस्त, कभी इंडिया दुश्मन, क्या कुछ है? ताजा खबर क्या है? जी, मालदीव से 2 खबर है। एक तो मालदीव से खबर है जहां मोइज़ू साहब ने ये ऐलान किया है कि अब इंडिया आउट हो गया। मतलब जो भी इंडिया के जो मतलब फौजी दस्ते थे वहां पे, वो 10 तारीख उनका डेडलाइन था, लेकिन इंडिया ने उन सबको वापस बुला लिया। अब कोई भी इंडियन फौजी जो है वो मालदीव में नहीं है, और मोइज़ू साहब ने कहा है कि हमने जो वादा किया था इलेक्शन में वो हमने पूरा कर दिया। तो ये जो है, ये तो मालदीव से खबर है। दूसरी खबर जो है उसी के बरक्स वो इंडिया से खबर है। तो दूसरी खबर जो है वो इंडिया से खबर है। इंडिया ने क्या किया है कि जो एसेंशियल कमोडिटी इंडियन पोर्ट से मालदीव जाती है, जैसे कि खाने का सामान, तेल, और जो रोजमर्रा चीजें हैं जो कि हर मुल्क को इंडिया प्रोवाइड करती है, अपने नेबर्स को, मालदीव को भी करती है, उस पे इंडिया ने जो है रिस्ट्रिक्शंस लगा दी हैं, और ये नहीं कहा कि नहीं जाएगा, बल्कि वो टैक्सेबल हो गया है। और उन्होंने कहा कि 4 पोर्ट, उन्होंने बाकायदा गवर्नमेंट का ऑर्डर आ गया है, जियो आ गया है, जिसमें उन्होंने कहा कि मालदीव के लिए ये 4 पोर्ट ही डिजिग्नेट किए गए हैं जहां से कोई भी माल जो है वो मालदीव जाएगा। और उस एसेंशियल कमोडिटी के ऊपर इंडिया ने अच्छा खासा टैक्स बांध दिया है, जो कि मालदीव को पे करना पड़ेगा अगर वो इंडिया से इंपोर्ट करना चाहती है ये सामान। तो यही खबर है। तो ये एक तरह से मालदीव के लिए परेशानी बढ़ी है, भारत से दुश्मनी बनाने या चीन से दोस्ती, चूंकि चीन का भी बार बार वहां जिक्र होता रहा है। चीन का पिछले दिनों जहाज माले बंदरगाह पर था। तो ये भारत और चीन की दोस्ती और दुश्मनी मालदीव से, वो मालदीव वालों के लिए खुद महंगी पड़ेगी, जो कि जोग्राफियाई तौर पर, ज्योग्राफिकली तौर पर, भौगोलिक तौर पर भारत नजदीक है मालदीव के, और भारत का सामान ज्यादा सस्ता पड़ता था, मुझे ऐसा लगता है दूरी कम होने की वजह से। अब वो क्या है, ये जो भारत में लोकसभा इलेक्शन है, भारतीय जनता पार्टी के लीडर्स, जिनमें अब से पहले राजनाथ सिंह जो डिफेंस मिनिस्टर हैं, उन्होंने एक बड़ा बयान दिया था जिस पर पाकिस्तान से भी रिएक्शन आया था, अमेरिका से भी। अब मोदी जी ने कुछ कहा है, वो क्या कुछ है, जरा उसके बारे में बताइए, और उस पर रिएक्शन क्या है? नहीं, मैं 1 मिनट आपको फिर से मालदीव के खबर पे ले जा रहा हूँ। वो ये है कि मालदीव में ये सारे जो मौजू आए हैं और उनके जो मतलब हरकतें हैं एंटी इंडिया की वजह से, तो एक बहुत बड़ा धक्का मालदीव को लगा है उसके टूरिज्म के ऊपर। इंडिया के टूरिस्ट जो हैं उन्होंने मतलब
सेल्फ मतलब वो कर लिया है कि वो मालदीव्स नहीं जाएंगे, जो कि मालदीव्स का बहुत बड़ा इकोनॉमी जो है इंडियन टूरिस्ट के ऊपर डिपेंडेंट था। तो ये तो उन्होंने सेल्फ गोल कर लिया है मोइज़ू साहब ने कि इतनी बड़ी इकोनॉमी जो है उनकी मतलब कम हो गई उनके सिर्फ भाषणबाजी से और एक जिद से या एंटी इंडिया से। और उसके बाद जो दूसरी बात यह है कि मोइज़ू साहब कई बार बैक चैनल से जो है वो इंडिया आने की बात कर रहे हैं और अभी तक जो है इंडियन गवर्नमेंट ने उनको रिसीव नहीं किया है या उनसे बात नहीं की है, जिसपे उन्होंने कहा कि जो भी सारे हमारे अंदर जो कुछ कशीदगी है, जो भी कुछ है वो यहाँ रोड शो भी करना चाहते हैं, वो क्या-क्या बड़े सारे प्लान्स हैं उनके कि वो बताना चाहते हैं कि मालदीव्स कैसे इंडिया के कितने करीब है और वो चाइना की तरफ तो जा ही नहीं सकता है, वो इस तरह की बातें वो करते रहते हैं कभी चाइना की। तो मुझे यही लग रहा है कि शायद जो मैं लार्जर एनालिसिस में ये कर रहा हूँ कि मोइज़ू साहब जो है वो सिक्योरिटी के मामले में चाइना से अलाइन करना चाहते हैं और डे टू डे एक्टिविटी जो होती है उनकी पानी उनका खाना उनका ये सारी चीजें जो है वो इंडिया के साथ करना चाहते हैं, टूरिज्म ये सब वो सब। अब वो कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे ये तो आगे की बात है, लेकिन यही चल रहा है वहां मालदीव। हाँ, यानी उसूली तौर पर दोनों चीजें एक साथ चलती हैं। ये देखो, जहां कहीं सिक्योरिटी अरेंजमेंट अच्छा होता है, ताल्लुकात डिफेंस के अच्छे होते हैं, वहां कारोबार भी बेहतर होता है। शायद ये वाला उसूल मोइज़ू साहब समझ नहीं पा रहे हैं या उन्हें कुछ बड़ा लालच दिया गया, ये तो बहरहाल वही जानते हैं। और इंडियन टूरिस्ट के बारे में मैं लोगों को याद दिला दूं कि लक्षद्वीप में मोदी जी ने जाकर के फोटो खिंचवाया था और ये कहा था कि मालदीव जाने की जरूरत नहीं है, यहाँ पर लोग आए। और उसके बाद भारत में बहुत सी ऐसी टूरिज्म ऑफिसेज हैं प्राइवेट, जिन्होंने बाकायदा मोदी जी के इस बयान के बाद वहां की बुकिंग बंद कर दी थी। कुछ लोगों का कहना है कि जो आरएसएस के बहुत नजदीकी टूर ऑपरेटर्स थे, उन्होंने बिल्कुल वहां पर भेजना बंद कर दिया लोगों को। ये बहरहाल एक बैकग्राउंडर के तौर पर मैं बता रहा हूं जी। हम बात कर रहे थे घर में घुस करके मारेंगे, मोदी जी ने फिर कह दिया, फिर अमेरिका से कुछ आए, वो क्या कुछ है? जी, अभी ये उत्तराखंड में मोदी जी जो है इलेक्शन के ज़ोम में और उसमें जो है उन्होंने जो है फिर से बयानबाजी दी। पाकिस्तान तो हमेशा इलेक्शन का मुद्दा रहता है इंडिया में और बिना पाकिस्तान को बोले हुए तो इंडिया का इलेक्शन ही कंप्लीट नहीं होगा। तो और वो भी बीजेपी तो अब पहले राजनाथ सिंह ने जो कहा था वही चीजें जो है वो फिर मोदी जी ने दोहराई वहां उत्तराखंड में और उन्होंने कहा कि 2014 से पहले ये पॉलिसी नहीं थी, जो मैंने आपको पहले भी बताया था मस्कुलर पॉलिसी। ये हमारी पॉलिसी है कि टेररिस्ट को हम उनके घुसुके जाकर के उनको हम सजा देते हैं और उनको मारते हैं। तो अब तो मतलब ये है कि ये बात जो है मोदी जी ने खुद मतलब एक्सेप्ट कर लिया है कि वो कवर्ट ऑपरेशन मतलब पाकिस्तान के सोयल पे कर रहे हैं। इसका तो मतलब यही है, आप उससे तो बाहर निकल नहीं सकते, उन्होंने तो कह दिया। अब ये बात जो है वो अमेरिका में जो क्या नाम उनका मैथ्यू मिलर साहब हैं, जो उनके स्पोक्समैन है वॉशिंगटन में व्हाइट हाउस के, उनके सामने गई तो और उनसे कहा गया कि भाई ये तो हो रहा है और इंडिया पाकिस्तान का जो है मामला फिर से जो है मतलब टेररिज्म पे आके फंसा हुआ है। पहले तो इंडिया कहती थी कि हम पाकिस्तान से बात नहीं करेंगे इसलिए कि वो टेररिस्ट हब है। अब पाकिस्तानी ये कह रहे हैं कि हम इंडिया से बात नहीं करेंगे कि वो हमारे यहाँ टेररिज्म कर रहे हैं। तो ये क्या मामला है, इसको अमेरिका कैसे देखते हैं? तो उस पे मिलर साहब ने ये कहा है कि हम इस पे कोई भी हम जो अमेरिका जो है वो इसके मिडिल में नहीं आएगी और इन सब चीजों को का जो रेजोल्यूशन है वो इंडिया और पाकिस्तान बैठ करके फिर से बात करे और फिर से बातचीत शुरू करे और वही उसका जो है मतलब सोल्यूशन है। तो यहाँ से अमेरिका से ये संकेत आ रहा है। अभी पिछले प्रोग्राम में हम लोगों ने मोहम्मद बिन सलमान का जिक्र किया था कि वो भी उन्होंने यही बात कही थी कि साहब इंडिया और पाकिस्तान जो है फिर से डायलॉग के टेबल पर आ जाए। और यही चीज जो है वो मैथ्यू मिलर भी कह रहे हैं अमेरिका से कि वो इंडिया को कह रहे हैं और पाकिस्तान को भी कह रहे हैं कि आप जो है फिर से डायलॉग टेबल पे आइए और फिर बात कीजिए। और ये सब जो सारी चीजें हैं इस पे मैं मध्यस्थता नहीं, अमेरिका मध्यस्थता नहीं करेगा। तो यही खबर है, इसको आगे देखिए और कहां तक जाता है। जी जी, बहुत बहुत शुक्रिया सैयद अली मुस्तफा साहब। आप तमाम इन मुल्कों की खबरों पर नजर रखते हैं, हमारे इस कार्यक्रम में आकर के ये बताते हैं, अपना एनालिसिस भी बताते हैं। एनालिसिस तो ये बहुत ही अहम प्रोग्राम है, हफ्ते में एक बार हर फ्राइडे को आप इस प्रोग्राम को देखें। और आज का प्रोग्राम आपको कैसा लगा, आज का इंटरव्यू कैसा लगा,
खबरें आपको कैसे लगी वो अब कमेंट्स में आप जरूर लिख सकते हैं। हम कोशिश करेंगे अपने प्रोग्राम को और बेहतर करने की, और आप भी कोई मशवरा देना चाहें तो आप मशवरा दे सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया सैयद अली मुश्तबा साहब, आप हमें वक्त देते हैं। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत। धन्यवाद, शुक्रिया। जय भारत, जय हिंद। मीडिया स्टार वर्ल्ड के और वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और सीधे नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं। और अगर हमारी खबर सच्ची और अच्छी लगे तो अपने व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, फेसबुक और ट्विटर अकाउंट पर जरूर शेयर करें।